एक बार जब ये लोग पावर में आते हैं तो पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है, और जो पुलिस वाले या दूसरे अफसर इनके हिसाब से नहीं चलते उनका ट्रांसफर हो जाता है। ये चीज़ आपने अपने लोकल एरिया में भी देखी होगी। 75% लोगों को तो पुलिस के ऊपर भरोसा ही नहीं है, एक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है। इंडिया इकलौता ऐसी जगह है जहां लोग पुलिस को देखकर सुरक्षित महसूस करने की बजाय उन लोगों से डरते हैं। एक 15 साल के बच्चे को पता होता है कि आईपीएल में सट्टा कहाँ लगता है। एक 12 साल का बच्चा जानता है कि शहर के अंदर कौन से गली नुक्कड़ चौराहे के ऊपर सुल्फा और गांजा बिक रहा है। लेकिन हमारी पुलिस है उसे नहीं पता। हमारी पार्लियामेंट के अंदर 43% नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और उनमें से 29% ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, फिरौती जैसे गंभीर चार्जेस हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एमपी हैं, हमारे एमएलए भी पीछे नहीं है। अगर मैं 2015 दिल्ली इलेक्शन की बात करूं, उसमें 70 में से 43 ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। और अगर करंट की बात करें तो 387 एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया या उनके ऊपर एफआईआर है। ये ऐसे चार्जेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं, यानी पुलिस वहां गई है, वहां उन्हें एविडेंस कंफर्म हुआ है, आई विटनेस मिले हैं। वैसे अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है। पार्टी क्रिमिनल्स को टिकट ना दे और लोग क्रिमिनल को वोट ना करें, लेकिन इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है और अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं है। 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे एडीआर के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब एक चीज तो वहीं खत्म हो गई। ये नेता जिन्हें हम जिता के लाते हैं ना, ये सब लोगों ने मिलकर उस पीआईएल के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी अपील को खारिज कर दिया, तब हमें देखने को मिलता है कि जो हमने कभी नहीं देखा, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो जाती हैं। जब हमारे देश की सिक्योरिटी की बात आती है, उरी अटैक हो गया, बालाकोट हो गया, इस सिचुएशन में भी ये पार्टी कभी एक नहीं होती। लेकिन इस चीज के लिए ये सारी पार्टीज एक हो जाती हैं और ये सारी चीजें एक ही जगह आकर फंस जाती हैं। इंडियन कानून के हिसाब से जब तक किसी भी आदमी के ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आता, तब तक वो बेकसूर है, और उसी चीज का फायदा ये लोग उठाते हैं। और अगर कोई आईएएस या आईपीएस की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस होता है, तो उसे ऑफर लेटर तक भी नहीं मिलता। यहां तक कि आप अगर क्लर्क की जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे तो उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढना जिसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। एक रिसर्च के अनुसार एक कैंडिडेट के जीतने के चांस ज्यादा होते हैं एक नॉर्मल कैंडिडेट के जिसके ऊपर केस चला हुआ है। पार्टी के लिए काफी हेल्प हो जाती है, एक फाइनेंशियली भी वो हेल्प करता है और उसके पास एक पावर भी होती है, तो वो अपनी मसल पावर का इस्तेमाल कर सकता है अपना, जैसे बूथ कैप्चरिंग जैसे काम को करके, और कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली भी उस पार्टी को हेल्प करता है। एक एफआईआर कराने के लिए भी आपको जुगाड़ की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहीं आप अपनी कास्ट वाले नेता के पास चले जाओ तो आपका काम बिल्कुल आराम से हो जाएगा। हाँ, वो थोड़ा बहुत आपका पुराना हिसाब किताब जरूर देखेगा, लेकिन आपका काम जरूर हो जाएगा। ये सिस्टम कमजोर है, यही मजबूर करता है ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को वोट देने के लिए, और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं ये सिस्टम कभी भी स्ट्रांग ना हो। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, हर एक नेता यही तो समझाना चाह रहा है, ये सिस्टम सारा खराब है, सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, और मैं तुम्हें इस सिस्टम से बचा लूंगा। और गरीबों के हक के लिए लड़ते लड़ते वो खुद अमीर हो जाता है। पिछले कई सालों से एक फॉर्मूला ऑब्जर्व किया गया जो एक सुपर हिट फॉर्मूला है। एक एरिया डिसाइड करो, उस एरिया की कास्ट कैलकुलेट करो, जो कास्ट मेजोरिटी में है उसके रॉबिन हुड टाइप आप बन जाइए, एक बाहुबली टाइप का एक नेता आप खड़ा कर दीजिए वहां से। जो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है वो काम आप उन लोगों से करवाइए, और आप वोट की चिंता मत करिए क्योंकि अब आप बहुत बड़े मार्जिन से आराम से जीतने वाले हो। इन केस अगर कोई ज्यादा होशियार बन रहा है या लोगों में ज्यादा समझ आ गई है, तो एक काम करिए, वहां छोटा सा दंगा करा दीजिए, तो लोगों की मजबूरी बन जाती है उस पॉइंट पर आपको वोट करना। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज सीएमएस के हिसाब से लास्ट लोकसभा इलेक्शन जो 2019 का था, उसमें 50,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्चे गए, और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का सबसे ज्यादा रेशियो निकलता है, फाइनली यूएसए से भी ज्यादा। तो आपको क्या लगता है, जब इतना पैसा खर्च करके कोई आएगा तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा क्या? भले ही ये पॉलिटिकल पार्टी आपस में कितना भी लड़ती रहें, जितने भी इनके बीच में वैचारिक मतभेद हों, लेकिन जब भी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात आती है
तो वहां पर ये लोग एक हो जाते हैं। तब इन लोगों को जनता की बिल्कुल भी नहीं पड़ी, तब इन्हें कोई बिल अपोज करने की बात नहीं उठती। वहां पर ये वैचारिक समानता रखकर चलते हैं। मैं लिख के दे सकता हूं, ये लोग कभी भी पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आने ही नहीं दे सकते। एक बार जब ये लोग पावर में आते हैं तो पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है, और जो पुलिस वाले या दूसरे अफसर इनके हिसाब से नहीं चलते उनका ट्रांसफर हो जाता है। ये चीज आपने अपने लोकल एरिया में भी देखी होगी। 75% लोगों को तो पुलिस के ऊपर भरोसा ही नहीं है, एक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है। इंडिया इकलौता ऐसी जगह है जहां लोग पुलिस को देखकर सुरक्षित महसूस करने की बजाय उन लोगों से डरते हैं। एक 15 साल के बच्चे को पता होता है कि आईपीएल में सट्टा कहां लगता है। एक 12 साल का बच्चा जानता है कि शहर के अंदर कौन से गली नुक्कड़ चौराहे के ऊपर सुल्फा और गांजा बिक रहा है। लेकिन हमारी पुलिस है उसे नहीं पता। और ये सारा सिस्टम, ये जो सिस्टम है ना, ये नेताओं को सूट करता है। जिस दिन ये स्ट्रोंग हो गया, इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आज़ादी के बाद से 0.5% से भी कम पॉलिटिशियंस ने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है। वो नहीं भेजते क्योंकि हमने आज तक कभी भी इसे मैनिफेस्टो में ऐड करने की डिमांड ही नहीं की। हम तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम राइट्स, मंदिर बना दिया, मस्जिद टूट गई, हम सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर फोकस रहते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। हाँ, मैं मानता हूँ कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, कम से कम हम किसी क्रिमिनल को तो एटलीस्ट वोट ना दें। और ऐसा भी नहीं होता कि सारे के सारे जितने भी लाइन में खड़े हुए हैं वो सब क्रिमिनल हैं। अगर आप जितना रिसर्च अपने मोबाइल फ़ोन को खरीदने में करते हो, अगर उसका 10% भी किसी एमपी या एमएलए को वोट देते टाइम आप करते, इंस्टेड कि आप सिर्फ एक चेहरे को देखकर वोट करें, आप कोशिश करिए कि आपके क्षेत्र का विकास जिसने करवाना है उसकी व्यक्तिगत छवि क्या है। मैं ये भी नहीं कहता कि वो इतना ज़्यादा सिंपल या सीधा हो जो बिल्कुल ही कोई काम ही ना करवा पाए, लेकिन एटलीस्ट उस इंसान के अंदर वो इतना स्मार्ट ज़रूर होना चाहिए कि वो हर तरह से आपके क्षेत्र का विकास करवाए। और सबसे ज़रूरी बात आती है इन एमएलए एमपीज़ के क्वालिफिकेशन की। एटलीस्ट अगर हम इस चीज़ की डिमांड करें कि एक ग्रेजुएट तो एटलीस्ट हमारा एमपी एमएलए होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं हम बदलाव ज़रूर महसूस करेंगे। या फिर आप अपनी तरफ से ऐसे कैंडिडेट को वोट करिए जो एटलीस्ट पढ़ा लिखा हो, तो चेंज क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा।